हेलो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया एक साइड आपके प्रजातीय समूह दिया गया, दूसरी तरफ देश दिए गए और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो उइगर जो मुसलमान है, इसके सामने चीन को दिया है, ओरोमो के सामने इराक को दिया है और कुर्द के सामने इथोपिया को दिया गया है। तो जो इसमें सही आंसर है पहला, जो उइगर मुसलमान है ये आपके चीन में, ये ठीक है। जो ओरोमो है ये आपके इराक में ना होकर इथोपिया में है और जो कुर्द है वो आपके इराक में है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ये है। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो निर्वाचन क्षेत्र में परिसमन आयोग होता है उसकी नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है। आपके निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को या राष्ट्रपति को या संसद को। तो मैं आपको बता दूं, जो ये परिसीमन आयोग होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। और जो निर्वाचन आयोग होता है उसके सहयोग से ये कार्य करता है और इसकी नियुक्ति संपूर्ण देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथन पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये मतदान, खुले मतदान द्वारा होता है। पहला स्टेटमेंट क्या होता है, आपका गलत हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन होता है वो खुले मतदान नहीं बल्कि गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास द फर्स्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार होता है और ये भी गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है फर्स्ट फोर्थ सिस्टम्स के द्वारा नहीं बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणी मत के द्वारा होगा, है ना। तो याद रखना, इस वजह से स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, राष्ट्रपति में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाए, केवल 3 सही है। तो पहला तो इस वजह से गलत हो जाए कि उसका मतदान खुले पर नहीं बल्कि गुप्त मतदान होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं, जो इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं। और इसके अलावा जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, इसके भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानसभा हो या दिल्ली या पांडिचेरी के जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधि की पद्धति के अंगीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये पूछ रहा है जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधि पद के अनुसार क्यों नहीं होते, मतलब। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसमें क्या होता था, मतदाताओं के लिए पद्धति को की जटिलता को समझना कठिन होगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में बहुल राजनीतिक दल सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि दलगत पद्धति के महत्व को कम करती, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधि के पद्धति के अनुसार होता तो इसमें क्या होता, इसकी महत्व कम नहीं बल्कि इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस वैसे क्या होता है, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 1 और 2 केवल सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। और जो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति द्वारा जो चुनाव होते हैं आपके राष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन सब का जो चुनाव होता है वो आपके आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए ना, और आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ना, ये पूछा गया कि जो उच्चतम न्यायालय में अधिकार है लेकिन उच्च न्यायालय को नहीं है, यानी जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को तो है लेकिन हाई कोर्ट को नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार। हाँ, ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो तो दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश इसको परामर्श नहीं दे सकते। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, व्यक्तियों द्वारा जनित याचिका यानी PIL दायर करने का अधिकार होता है।
दायर करने का अधिकार। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों को ही सेम है, सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। तो इस वजह से क्या होता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है रिट जारी करने का अधिकार। तो रिट जारी करने का अधिकार भी दोनों को ही है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 32 के तहत इसको ये अधिकार है, और जो हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 के तहत इसको ये अधिकार दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी सी बी आपका सही आंसर है।